Assalamualaikum. I am Bisma Afaq from final year Form D. Today my topic is prostate cancer. So basically what is prostate cancer? प्रोस्टेट कैंसर एक मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है. मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म मीन्स कि न्यूप्लाज्म कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज़. मैलिग्नेंट वो ट्यूमर जो कि स्प्रेड होता है, यानी कि ये एक कैंसरस ट्यूमर है प्रोस्टेट कैंसर, जो कि कहाँ से अराइज होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से. प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक वॉलनट शेप ग्लैंड है मेल्स में, जो कि प्रोड्यूस करता है सेमिनल फ्लूइड, नरिश ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को. प्रोस्टेट जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है मेन में, और फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है डेथ इन द यूएस में. एपिडेमियोलॉजी अगर हम इसकी देखें तो ये जो है मोर देन 50 फोल्ड जो है इसके इंसिडेंट्स जो है हमारे पास इंटरनेशनली हैं. देखे जाए अगर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोप में इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है. यूएस में देखा जाए तो प्रोस्टेट जो है वो मोस्ट कॉमन केस है नॉन कुटेनियस कैंसर का मेन में, कि यानी कि यह है कि इसमें जो है 6 वाइट मैन में 1 मेल को जो है ना एस्टिमेट होता है प्रोस्टेट कैंसर, और 5 ब्लैक मैन में से 1 मेल को जो है वो डायग्नोज हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर. अमेरिकन सोसाइटी ने एस्टिमेट किया 2,88,300 न्यू केसेस प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोज हुए हैं 2023 में. अब अगर हम इसकी फिजियोलॉजी देखें तो फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या है कि प्रोस्टेट एक स्मॉल ग्लैंड है जो कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी में लोकेट किया जाता है, जैसे कि ये डायग्राम में शो किया जा रहा है. यहाँ पे बिल्कुल बीच में मिड में जो है ना पीच कलर जैसा प्रोस्टेट ग्लैंड है एक. यहाँ पे ये क्या है? मिड लाइन ऑफ द बॉडी में है, इन्फीरियर टू ब्लैडर, ब्लैडर के बिल्कुल इन्फीरियर है और रेक्टम के इंटीरियर है. प्रोस्टेट जो है वो सराउंड करता है यूरेथ्रा को, जो कि कैरीज करता है बहुत यूरिन और सेमिनल फ्लूइड टू द डिस्टल यूरेथ्रा. प्रोस्टेट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि सेमिनल फ्लूइड को बनाता भी है और स्टोर भी करता है. एंड्रोजन जो है मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि प्राइमरली टेस्टोस्टेरोन और हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है. प्रोस्टेट क्या है? नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है डाईहाइड्रो एपिड्यूरोस्टेरोन की कन्वर्जन कराता है टेस्टोस्टेरोन में, और बाद में फिर उसको कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. जो प्रोस्टेट है वो रिलाई ऑन होता है इन हार्मोन्स पर अपनी नॉर्मल फंक्शन के लिए. दूसरा मेजर रोल क्या है प्रोस्टेट का? कि वो प्रोड्यूस करता है सेमिनल फ्लूइड, जो कि हेल्प करते हैं नरिशमेंट में, ट्रांसपोर्ट करते हैं सेमिनल फ्लूइड को, और क्या करते हैं? एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं. अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो क्लासीफाइड किया जाता है एडिनोकार्सिनोमा. एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है? वो कैंसर जो कि हमारे किसी ग्लैंड में हो, जैसे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड का है, तो ये जो है एडिनोकार्सिनोमा है, जो कि न्यूप्लाज्म है. न्यूप्लाज्म मैंने ऊपर भी बताया कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है ग्रैंडुलर सेल्स ऑफ द एपिथेलियल लेयर इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट का जो पोस्टीरियर लोब है उसके एपिथेलियल लेयर में से ग्लैंडुलर सेल्स की ओरिजिनेशन हो रही है, यानी कि न्यू प्लाज्म एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, वो हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर है. प्रोस्टेट कैंसर मल्टीफोकल डिजीज़ है, जिसमें नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि डाइट हो गई, हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई, या कोई जेनेटिक फैक्टर हो गया. जैसे कि अगर हम हाई कैलोरी डाइट इनटेक करें, हाई फैट्स लें, रेड मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, इनसे क्या है कि रिस्क जो है वो प्रोस्टेट कैंसर का इंक्रीज़ हो जाता है. क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस होता है. मतलब अगर हमारे हार्मोन इम्बेलेंस हो, यानी कि एफिशिएंसी हो या डेफिशिएंसी हो, बहुत ज़्यादा भी हो या बहुत कम हो जाए उसका लेवल, तो उनकी वजह से भी जो है ना बहुत से डिसऑर्डर्स आते हैं. सो इट इज़ अ बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर. सो हार्मोनल चेंज होते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर में, अल्फा और बीटा, एज वेल एज एंड्रोजन रिसेप्टर्स, यानी कि इन हार्मोनल रिसेप्टर्स में जो है कोई भी चेंजेस आ जाए, इन सब की वजह से जो है प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है. एग्जैक्ट इसकी जो है पैथोलॉजी अभी तक अननोन है, फुली अंडरस्टूड नहीं है. यहाँ पे हमें डायग्राम में भी बता रहे हैं. सबसे पहले जो है ये ग्लैंड है प्रोस्टेट, इसमें छोटा सा ट्यूमर जो है जनरेट हुआ है. अब वो ट्यूमर जो है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि हमने कहा था कि ये मैलिग्नेंट है तो वो स्प्रेड होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. अब वो बढ़ के जो है ना सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू जो है वो
स्प्रेड हो रहा है और लिम्फ नोड में भी जा रहा है। अब हम देखें अगर स्टेज 4 में वो लिम्फ नोड तक जा रहा है और यहाँ से फिर वो जो है ओरिजिनेट होता है और अदर ऑर्गन में भी ये स्प्रेड हो जाता है, जैसे बोन्स हो गई या कोई और ऑर्गन हमारे पास हो गया, और वहाँ पर भी वो कैंसर कॉज कर सकता है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो उसमें क्या होता है कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हीमेट्यूरिया, यूरिन में ब्लड आना, हेमेटोस्पर्मिया जो सेमिनल फ्लूइड है उसमें ब्लड आना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, यूरिनरी डिटेंशन हो सकती है। फर्दर जो है ना एडवांस डिजीज़ अगर हो तो उसमें आती है बोनी टेंडरनेस, जैसे कि अगर ये स्प्रेड हो जाए और बोन्स तक जाए तो फिर उसकी वजह से बोन में भी पेन होता है। एडिनोपैथी, ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर, ये फैल के जो है ना वो ब्लैडर में भी कैंसर कॉज कर सकता है। न्यूरोपैथी भी हो सकती है। ये सब इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस अगर हम देखें तो कुछ टेस्ट है जिनकी बेस पर हम प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA लेवल, अगर ये एलिवेट होगा तो ये भी एक डायग्नोस है प्रोस्टेट कैंसर का। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, इससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं अगर ये एबनॉर्मल लेवल हो। और ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी हो गई, बायोप्सी हो गई, प्रोस्टेटिक अल्ट्रासाउंड स्कैन हो गया, फ्लेक्सिबल साइटोस्कोपी, ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे बेस पे जो है हम प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कॉम्प्लिकेशंस में, इससे जो है ना डिजीज़ से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। हर डिजीज़ से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस फर्दर आगे होती है। इसमें क्या होती है कि ये कैंसर जो कि स्प्रेड होता है, हमने कहा मैलिग्नेंट है, सो ये स्प्रेड हो रहा है, तो अगर ये स्प्रेड होगा नियर बाय ऑर्गन्स, यानी कि आसपास के जितने भी ऑर्गन्स है उसमें स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि ब्लैडर हो गया, ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, जैसे ऊपर हमने डायग्राम में देखा लिम्फ नोड तक जा रही है, यानी कि वो लिम्फेटिक सिस्टम से भी जा सकता है, आपकी बोन्स में भी जा सकते हैं, अदर ऑर्गन्स में भी जाके वो वहाँ पर कैंसर कॉज कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो कि बोन्स में स्प्रेड होता है तो वो वहाँ पे पेन कॉज करता है, बोन्स टूटना स्टार्ट हो जाती है, ब्रोकन। जब प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बहुत से एरियाज़ में जो है हमारी बॉडी में वो स्प्रेड हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि यूरिन लीकेज होती है। बोथ प्रोस्टेट कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट कैन कॉज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर और उसके ट्रीटमेंट में भी अगर हम ड्रग्स देखें तो उसमें क्या होता है कि कुछ ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो कि सेकेंडरी टू एनी अदर डिजीज़ होती है, या कुछ जो है ना वो किसी मेडिसिन की वजह से होती है। तो ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी होता है और इसके ट्रीटमेंट की वजह से भी हो सकता है। दोनों में से किसी पर भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है और कितने टाइम में ये इम्प्रूव हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हम कैथेटर्स से होते हैं, सर्जरी वगैरह होती है, मेडिकेशन से भी ये ट्रीट हो सकता है। इसके बाद फर्दर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जो कि प्रोस्टेट कैंसर की एक कॉम्प्लिकेशन है, इसको भी हम सर्जरी, रेडिएशन या हार्मोनल ट्रीटमेंट से जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट को देखें तो ट्रीटमेंट में इसके कुछ हैं, जैसे कि एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी, जिसको हम हार्मोनल थेरेपी भी कहते हैं, टारगेटेड थेरेपी हो गई, केमोथेरेपी हो गई, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, बोन मॉडिफाइंग ड्रग्स। एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी यानी कि हार्मोनल थेरेपी, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखें कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कैंसर की जो ग्रोथ हो रही है हमारे पास वो फीमेल सेक्स हार्मोन की वजह से हो रही है, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं। अगर हम इस हार्मोन का लेवल हम लो कर दें तो हमारे जो कैंसर की ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। कैंसर को हम क्योर नहीं कर सकते, कैंसर जो है ऐसी डिज़ीज़ है जिसको हम क्योर नहीं कर सकते बट ट्रीट कर सकते हैं। सो जो मोस्ट कॉमन कोज है इसमें एंड्रोजन का वो टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी क्या है, हार्मोनल थेरेपी है जो कि यूज़ की जाती है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को लो करने के लिए बॉडी में। या तो सर्जिकली होती है ये कि हम टेस्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं जिसको हम सर्जिकल कैस्ट्रेशन कहते हैं, या फिर हम कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं टेस्टिकल्स के फंक्शन को इनहिबिट करने के लिए, जिसको हम मेडिकल कैस्ट्रेशन भी कहते हैं। अब कौन कौन सी हार्मोनल थेरेपी है इसमें, LHRH ऑर्गेनिस्ट अगर हम देखें, LHRH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें जो मेडिकेशन होती है वो क्या करती है, टेस्टिकल्स को प्रिवेंट करती है कि वो मैसेज जो है रिसीव ना करे जो कि बॉडी
यानी कि हमारी क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी किसी चीज़ की नीड होती है तो वो उस स्पेसिफिक स्टिमुलाई जनरेट करती है, वो बॉडी वो ब्रेन तक जाता है, और फिर वो मैसेज आगे फॉरवर्ड करता है और इस तरह से पूरा फंक्शन हो रहा होता है। तो जो LHRH एगोनिस्ट में जो भी मेडिसिन है वो क्या करती है कि उसमें उसे इंटेक करने से क्या होता है कि जो हमारे जो मतलब टेस्टिकल्स होते हैं बॉडी में, वो क्या करते हैं कि रिसीव नहीं करते मैसेज को बॉडी से जो भेजा गया है कि टेस्टोस्टेरोन बनाए, यानी कि वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाते, ब्लॉक कर देते उस सिग्नल्स को। LHRH एगोनिस्ट क्या करते हैं, रिड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को। लाइक इस तरह के हमने टेस्टिकल ही रिमूव कर दिए हैं, इस तरह का इसका फंक्शन होता है। ये जो है इसका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। सो जो है टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोडक्शन यूजुअली बिगेंस अगेन वंस ट्रीटमेंट स्टॉप, यानी कि जब हम ये ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, जबकि टेस्टोस्टेरोन की रिकवरी जो है वो 6 से 24 मंथ्स में होती है स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट, और कुछ पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं कर पाते, यानी कि उनमें जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन दोबारा से नहीं हो पाती। अब LHRH हम एगोनिस्ट जो है वो हम एज अ इंजेक्शन लेते हैं अंडर द स्किन। ड्रग पे डिपेंड करता है कि किस तरह यूज़ करनी है। ये वंस भी देते हैं, वंस इन अ मंथ, और वंस इन अ ईयर भी देते हैं। जब LHRH एगोनिस्ट हम फर्स्ट टाइम देते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं लेवल्स जो है वो मतलब लो होने से पहले एकदम से जो है वो बढ़ जाता है। अब इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लेयर होता है। किस वजह से कि टेस्टिकल्स टेम्पोरेली रिलीज़ करते हैं मोर टेस्टोस्टेरोन, टेम्पोरेली जो है वो कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं। सो ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट है। फ्लेयर की वजह से जो है वो प्रोस्टेट कैंसर सेल की जो है ना एक्टिविटी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से सिम्टम्स और साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि बोन पेन हो गया। अगर कैंसर जो है वो स्प्रेड हो जाए, हमारी बोन में फैल जाए, तो वो बोन कैंसर भी कॉज कर सकता है। इस तरह अब नेक्स्ट है GnRH एंटागोनिस्ट, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस क्लास ऑफ ड्रग में क्या होता है, ये क्या करती है कि ये टेस्टिकल को स्टॉप करती है टेस्टोस्टेरोन बनाने से, जैसे कि LHRH कर रहा था। लेकिन क्या है कि ये जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो क्विकली जो है रिड्यूस कर देती है, और फ्लेयर एसोसिएटेड नहीं होते, इसमें फ्लेयर नहीं आते हैं इसमें, जैसे कि ऊपर LHRH में आ रहे थे। सो इसलिए जो है ये उससे थोड़ी सेफ ड्रग है। इसकी एग्जांपल्स में डेगारेलिक्स आती है, रेल्यूगोलिक्स आती है, ये जो है इसकी एग्जांपल्स है GnRH की। इसके जो है ना रिस्क भी थोड़े कम होते हैं, जैसे कि कुछ सीरियस रिस्क होते हैं डिजीज़ के, जो कि हार्ट प्रॉब्लम हो जिन पेशेंट में, उनमें ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट करती है, तो वो इस तरह इनका साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम है। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब ये ट्रीटमेंट जो है रेल्यूगोलिक्स का स्टॉप कर दिया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो रिस्टोर हो जाती है विद इन अ वीक। ऊपर हमने देखा LHRH में कि वो 6 to 24 मंथ्स में हो रही थी रिकवरी, जबकि इसमें क्या होता है विद इन अ वीक ही जो है ना वो रिस्टोर हो जाता है फंक्शन। नेक्स्ट इसके बाद है एंड्रोजन रिसेप्टर AR इनहिबिटर, जैसे कि LHRH और GnRH जो है वो लोअर कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन को, ये लेवल को ब्लड में। इसी तरह ये भी AR इनहिबिटर भी लेवल को लो कर देते हैं। किस तरह करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करते हैं बाइंडिंग करने से, यानी कि AR इनहिबिटर एंड्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन उससे बाइंड ना हो। जब टेस्टोस्टेरोन उससे बाइंड नहीं होगा तो फर्दर उसकी वर्किंग नहीं होगी, उसके फंक्शन नहीं होंगे। सो क्या होगा कि खुद ब खुद जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होना शुरू हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में है एपाल्यूटामाइड, डेरुल्यूटामाइड, एंजाल्यूटामाइड, ये सारी इसकी एग्जांपल्स है, जो कि न्यूअर AR इनहिबिटर है। ओल्डर AR इनहिबिटर जो यूज़ की जाती थी वो है बीकाल्यूटामाइड, फ्लूटामाइड। ये मेडिकेशन जो है हम इसको कुछ जो है ना एंटी एंड्रोजन भी कहते हैं। AR हम पीपल्स को देते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम देते हैं, यानी कि जो कि स्टिल रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट दैट लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल, नॉट यूजुअली
AR इनहिबिटर को जो है ना हम ख़ुद से नहीं यूज़ कर सकते, मतलब जब तक के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना हो, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब ना की गई हो, तब तक हम इसको ख़ुद से नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये आगे इसमें ड्रग्स दी हुई है, एपाल्यूटामाइड, डेरोल्यूटामाइड, एंजाल्यूटामाइड, ये सारी जो है AR इनहिबिटर है जो कि प्रोस्टेट कैंसर में दी जाती है। इसके बाद आगे है एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर। इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिकल्स है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिकल्स हमारी बॉडी में, और अदर सेल्स इन द बॉडी कैन स्टिल मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ द हार्मोन्स। और हमारे जो बाकी सेल्स भी होते हैं बॉडी में, वो क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट हार्मोन के जो है वो बना रहे होते हैं। सो उसकी वजह से भी जो है ना कैंसर की ग्रोथ हो रही होती है कि एक तरफ हमारे अपने जो है ना जो उसका ऑर्गन है जो भी या ग्लैंड है वो प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी बॉडी के दूसरे भी कुछ जो है ऑर्गन उसको हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मोन बना रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना कैंसर ग्रोथ बढ़ रही है। इसमें हमारे पास एडर्नल ग्लैंड्स आते हैं और प्रोस्टेट कैंसर सेल्स होते हैं। AR एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो टारगेट करते हैं एंजाइम को जिसको हम CYP17 कहते हैं, और स्टॉप करते हैं टेस्टोस्टेरोन को बनने से। इसमें आते हैं एबिराटिरोन एसीटेट और कीटोकेनाजोल। एबिराटिरोन एसीटेट जो है वो हम पिल की फॉर्म में लेते हैं और इसको प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन के साथ ली जाती है। क्यों इसके साथ कम्बिनेशन में ली जाती है कि प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को जो है वो रिड्यूस करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दूसरी कीटोकेनाजोल है, ये जो है ना लॉन्गर अब इतना यूज़ नहीं होती क्योंकि इसके जो है ना मल्टीपल ड्रग रिएक्शंस हैं, जबकि ये भी जो है एक ऑप्शन है प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में। कॉम्बिनेशन एंड्रोजन ब्लॉकेज में अगर हम देखें तो समटाइम जो है ना एंड्रोजन रिसेप्टर को हम कंबाइन करते हैं किसी और ड्रग के साथ, जैसे कि LH-RH एगोनिस्ट हो गए, उसके ट्रीटमेंट में कि वो क्या करे, मैक्सिमाइज़ कर दे ब्लॉकेज ऑफ मेल हार्मोन। जो हमने कहा था कि मेल हार्मोन है जिसकी वजह से जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि वो उसके जो है ना ब्लॉकेज को मैक्सिमाइज़ कर दे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक करे। और जो फ्लेयर एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट, जो कि ट्रीटमेंट के साथ जो फ्लेयर यानी कि जो वो LH-RH में आ रहा था साइड इफ़ेक्ट फ्लेयर वाला, उसको जो है मिनिमाइज़ कर दे। इंटरमिटेंट ADT हम किस लिए देते हैं, पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए देते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड्स में जो है रिसर्च ने स्टडी किया कि ये थेरेपी दी जाती है स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी कि मोस्ट कॉमनली 6 मंथ, और फिर स्टॉप की जाती है टेम्पोरेरली के टेस्टोस्टेरोन का जो है लेवल वो दोबारा से रिकवर हो सके। क्योंकि अगर ये हम कंटिन्यूसली भी देंगे वो बहुत ज़्यादा लो करता रहेगा टेस्टोस्टेरोन का लेवल, तो वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी भी हो सकती है। सो हम इसको टेम्पोरेरली दोबारा से अलाउ करते हैं और फिर क्या करते हैं कि दोबारा से जो है ना इसको ADT को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने कहा था ऊपर PSA लेवल जो है ना एलिवेट होता है तो हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर आता है। तो जब हम PSA लेवल जो है ना दोबारा से वो बिगेन होने लगता है तो हम दोबारा से वो स्टॉप कर देते हैं। टारगेटेड थेरेपी में अगर हम देखें तो ये जो ट्रीटमेंट है कैंसर स्पेसिफिक जीन्स प्रोटीन्स ऑफ द टिश्यू, यानी कि ये टारगेट करता है स्पेसिफिक जीन या प्रोटीन को या टिश्यू को जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ को क्या कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है कैंसर सेल की ग्रोथ को। इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो ग्रोथ है कैंसर सेल की या वो कितना फैल रहा है उसको जो है वो ब्लॉक कर देता है और डैमेज कर देता है, लिमिट कर देता है, यानी कि हेल्दी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। सारे ट्यूमर का सेम टारगेट नहीं होता, कुछ मतलब जीन्स हर एक की अलग अलग होती है, तो कुछ का जेनेटिक होता है, हेरिडिटी की वजह से भी होता है। सो टारगेट थेरेपी यानी कि स्पेसिफिक जीन या प्रोटीन को टारगेट करता है। टारगेट थेरेपी में इसमें जो है ना ड्रग जो है वो ओलापेरिब है, रुकापेरिब है, ये जो है दोनों PARP इनहिबिटर्स है जो कि प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ की जाती है। केमोथेरेपी में अगर हम देखें तो ये ड्रग जो है ये डिस्ट्रॉय करती है कैंसर सेल्स को, डिस्ट्रॉय करती है ग्रो होने से, डिवाइड होने से, और बहुत ज़्यादा जो सेल बन रहे होते हैं कैंसर में तो उसको जो है ना वो रोकती है। ये सिविरल स्टैंडर्ड ड्रग्स है जो कि प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ की जाती है, जैसे कि डोसीटैक्सिल हो गई, प्रेडनिसोन हो गई। ये कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं केमोथेरेपी में यूज़ की जाती है, कैबाजीटैक्सिल हो गई। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि बॉडी का जो है हमारी इम्यूनोथेरेपी यूजेस बॉडीज़ नेचुरल डिफेंस टू फाइट कैंसर बाय इम्प्रूविंग योर इम्यून सिस्टम्स एबिलिटी टू अटैक कैंसर सेल, यानी कि हमारी बॉडी का जो है वो इम्यून सिस्टम को
अच्छा करती है, मतलब इम्यूनिटी हमारी बढ़ाती है कि हमारी बॉडी जो है वो फ़ाइट करे, उसकी अपनी नेचुरल हो जो कि वो फ़ाइट करे कैंसर सेल्स से जो कि बॉडी को अटैक कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पीपल जो हैं, कुछ लोगों को क्या होता है कि कैंसर के सिम्टम्स या तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं या आते नहीं हैं, तो उनकी केमोथेरेपी नहीं हो रही होती है या उन्होंने वैक्सीन थेरेपी नहीं ली होती है, तो ये उनके लिए जो है ना एक ऑप्शन होता है कि उन पेशेंट्स को दी जाए। इसमें क्या होता है कि पेशेंट में ट्रीटमेंट से पहले क्या होता है कि ब्लड रिमूव किया जाता है पेशेंट का ल्यूकोफेरेसिस के थ्रू। ये एक प्रोसेस है, इसके थ्रू जो है ब्लड लिया जाता है पेशेंट का। उसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद हम स्पेशल जो उसके इम्यून सेल्स होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं पेशेंट के ब्लड से, उसको फिर हम लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं, मॉडिफाई वगैरह करते हैं, फिर उसको दोबारा से पेशेंट में डालते हैं। इस पॉइंट पे जो हम पेशेंट का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर देता है और डिस्ट्रॉय करता है प्रोस्टेट कैंसर को। जब ये ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ होता है, और ये जो है डिफ़िकल्ट होता है ये जानना इस ट्रीटमेंट के लिए कि ये काम कर रहा है, ये मतलब कैंसर को ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो PSA का लेवल जो है वो लो नहीं हो रहा होता, मतलब हमें उस टेस्ट से शो नहीं हो रहा होता कि आइदर ये ड्रग वर्क कर रही है, अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है।